हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम इस वीडियो में जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में जब हमने पॉल्यूशन की बात की थी या प्रदूषण को जब परिभाषित किया था तो हमने कहा था कि हमारे पर्यावरण में किसी भी प्रकार का अवांछित परिवर्तन उसके रासायनिक जैविक जो गुण होते हैं उनमें होता है तो वो प्रदूषण कहलाता है। तो जो हमने कहा था कि अवांछित शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसी के संदर्भ में यदि हम परिभाषित करें जल प्रदूषण को, तो जल में किसी भी प्रकार का अवांछित परिवर्तन हो जिससे जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण हैं वो प्रभावित होते हों, जिससे कि जल की जो जीवन उपयोगिता है या जल है वो उपयोग के काबिल ना रहे, तो उसको क्या कहेंगे? जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि कलयुग में जल भी शुद्ध नहीं मिलता। ये इस बात का प्रमाण है कि जो जल प्रदूषण है उसमें अशुद्धियाँ कितनी बढ़ गई हैं। आज जल पीने से पहले आप उसको देखते हो एक बार कि कहीं ऐसा तो नहीं है इससे अब मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो बहुत स्थिति खराब है। ज़्यादातर लोगों को हमारे जैसे विकासशील देशों में पीने का जल शुद्ध नहीं मिल पाता है। तो जल में जब किसी भी प्रकार का कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों का इस मात्रा में एकत्रित हो जाते हों जिससे उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण प्रभावित होते हैं और जल की जो जीवन उपयोगिता है वो नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, जिससे जल उपयोग के योग्य ना रहे, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। या फिर ये कहें, अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक जल में किसी भी बाह्य अवांछित पदार्थ का मिल जाना जिससे जल की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता हो, जल प्रदूषण कहलाता है। तो कोई भी एडिशन या प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन वाटर सच एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, हीट एसेट्रा, ड्यू टू दैट क्वालिटी ऑफ वाटर become unfit for use is known as water pollution। यदि हम जल प्रदूषण के कारणों की बात करें या जल प्रदूषण के जो कारक होते हैं उनकी बात करें, तो वाटर पॉल्यूशन के दो तरह के कारक होते हैं या कॉजेज़ होते हैं। कॉजेज़ ऑफ जो वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशंस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक कारक या नेचुरल कॉजेज़, दूसरा मैन मेड कॉजेस या मानवीय कारक, मानव के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण। जब हम प्राकृतिक कारकों की या नेचुरल कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें ज्वालामुखी के उद्गार, भूक्षरण या भूस्खलन, जैविक कचरा, बायोलॉजिकल जो वेस्ट होता है वो, और जो खानों से निकलने वाली अपशिष्ट गैसें, ये क्या हैं? नेचुरल कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशन के, प्राकृतिक कारण हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारणों को हम कम से कम चार तो याद रख लीजिए। ज्वालामुखी के उद्गार हैं, जैसे उससे राख निकलती है, भूक्षरण है, भूस्खलन है, उसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, जैविक कचरा होता है उससे, और खानों से निकलने वाली जो अपशिष्ट गैस है उनसे जल प्रदूषण होता है। तो जो ज्वालामुखी के उद्गार हैं या भूस्खलन है या खानों से बहकर निकले अपशिष्ट गैस हैं, जीवांश हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, जीव जंतु के मलमूत्र हैं, आदि प्राकृतिक कारण हैं, उनसे जल प्रदूषित होता है। मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण से भी जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। तो ये मैन इंड्यूस्ड कॉजेज़ कहलाते हैं, जैसे घरेलू बहिस्राव, बहितमल, सीवेज जो है वो, औद्योगिक बहिस्राव हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, ऑयल जो पॉल्यूशन है, ऑयल पॉल्यूशन, कई बार जैसे जो ऑयल शिप्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, उनमें ब्लास्ट हो जाते हैं, समुद्रों में फैल जाता है, वो भी है ना। तो ऑयल पॉल्यूशन, तेलीय प्रदूषण, ताप प्रदूषण मानव निर्मित है, थर्मल जो पॉल्यूशन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से गर्म हवा निकलती है, राख निकल है ना, गर्म
जो उसके स्राव होते हैं वो जल स्रोतों में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से थर्मल पॉल्यूशन होता है वाटर का। ऐसे ही कृषि बहिस्राव जो होते हैं, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स होते हैं, उनसे भी जल स्रोत पॉल्यूटेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो सोशल रिसोर्सेज हैं, सामाजिक स्रोत हैं, उनकी वजह से भी जल का प्रदूषण होता है। तो जो जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है घरेलू बहिस्राव। जो डोमेस्टिक एफ्लुएंट होते हैं वो सफाई करने से, बर्तन कपड़े आदि धोने से जल प्रदूषित होता है। क्योंकि हम जो आजकल नहाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, उन सब में डिटर्जेंट वगैरह या साबुन डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और ये सब साबुन डिटर्जेंट वाला जल है बहकर नालियों में प्रभावित हो जाता है और अन्य प्रदूषक भी इसमें मिल जाते हैं, जिससे ये इसके पश्चात ये जो जल है वो जल जो स्रोत होते हैं उनमें डाल दिया जाता है। इसका शोधन संभव नहीं होता है, अतः ये पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन ये जब कृषि में भी यूज़ किया जाता है तो कृषि भूमि जो होती है उसको की जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है, उसको भी नष्ट करता है। ऐसे ही जो बहित मल है, सीवेज है, ये घरेलू या सार्वजनिक जो शौचालय हैं या फिर खाद्य पदार्थ बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, और यहाँ खाद्य पदार्थ बनाने के पश्चात जो निकले हुए जल हैं उनको तालाब नदी आदि में विसर्जित कर देते हैं, जिससे रोगाणुकारी जो जीवाणु और विषाणु हैं वो जल को प्रदूषित करते हैं। इससे भी जल प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, औषधियाँ होती हैं, पेंट अपमार्जक है, कृत्रिम रेशे हैं, प्लास्टिक आदि है, ये सब भी नालों में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। नालों से ये तालाब, नदी, झील आदि में डाल दिए जाते हैं, और इस बहित जल में तांबा, सीसा, पारा, कैडमियम जैसी जो हैवी मेटल्स हैं उनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उन जल स्रोतों में रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो मरने लगती हैं। तो इन स्रोतों का जो पानी होता है वो भी पीने योग्य नहीं रहता। अगला जो मानव निर्मित जो पॉल्यूशन के स्रोत हैं उनमें तेलीय प्रदूषण है। जल के जो विभिन्न स्रोतों से तेल या पेट्रोलियम के मिश्रण से होने वाले जो प्रदूषण है उनको तेलीय प्रदूषण, ऑयल पॉल्यूशन कहते हैं। ये प्रदूषण प्राय समुद्रों में होता है, जब जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या तेल परिवहन के समय, या समुद्री तटों के पर जो तेल के कुएं होते हैं उनसे रिसाव के कारण भी ऑयलीय पॉल्यूशन होता है। ताप पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन की हम बात करें तो जो कारखाने, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें मशीनों को धोने, ठंडा करने के लिए जो पानी प्रयुक्त करते हैं वो गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी उसी अवस्था में जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जो गर्म जल है वो पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स हैं, कृषि कार्यों में जैसे यूज़ करते हैं हम कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि, ये सब भी जल में पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक स्रोत हैं, सोशल सोर्सेज हैं, उनमें मानव सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मेलन जो होते हैं उनके दौरान भारी मात्रा में जल स्रोतों को प्रदूषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा सबों को नदियों में बहा देते हैं, बड़े मेलों का आयोजन भी जल स्रोतों के किनारों पर होता है। तो ये सब भी सामाजिक स्रोत हैं जो वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के क्या प्रभाव हैं। जल प्रदूषण के जो प्रभाव हैं, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो प्रदूषित जल होता है उसको पीने से मानव, जीव जंतु और पादप सभी को हानि पहुंचती है। इससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, और जल प्रदूषण से होने वाले प्रभावों को हम मोटे तौर पर 5 भागों में बांट लें। जैसे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, मानव मनुष्य पर प्रभाव, जीव जंतुओं पर प्रभाव, वनस्पतियों पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, या फिर अन्य प्रभाव। तो जो मनुष्य पर प्रभाव है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, या मनुष्य पर प्रभाव जो है, उसमें प्रदूषित जल का उपयोग करने से बहुत सारे प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, थ्रोम्बोसिस है, पेट दर्द है, अमीबियासिस है, आंतों के रोग हैं, बैक्टीरिया वायरस जनित रोग जैसे हेपेटाइटिस है, पीलिया है, डायरिया है, पोलियो है। प्रदूषित जल पीने से पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, इस प्रकार की जो बीमारी हैं उनका भी खतरा बना रहता है।
फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डियों का क्षरण या दंत क्षय हो जाता है। नाइट्रोजन युक्त जल है वो रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन की वहन क्षमता उसको कम करते हैं। तो नाइट्रोजन वाले कंपोनेंट यदि जल में मिल जाएंगे तो ये नाइट्रोजन जल में पहुँचेगी, रक्त में पहुँचेगी, और वहाँ पर जो ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होती है रेड ब्लड सेल्स की वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ह्यूमन हेल्थ को नाइट्रोजन के कंटेंट हैं वो भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो प्रदूषित जल है उसमें स्नान करने से जो त्वचा है और आँख हैं उन पर भी गंभीर नुकसानदायक प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषित पेयजल द्वारा जो परजीवी कृमि है वो मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कई रोग होते हैं, जैसे राउंड वर्म से, टेप वर्म से, नारू है। यदि हम जीव जंतुओं पर बात करें तो जीव जंतुओं पर जो जल प्रदूषण है उसका भी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषित जल में हानिकारक जीवाणु, प्रोटोजा पाए जाते हैं जो जलीय प्राणियों होते हैं उनके लिए घातक होते हैं। इसके अलावा जो प्रदूषित जल है उससे तापक्रम बढ़ जाता है उन सोर्सों का, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल स्रोत जो होते हैं जैसे तालाब, झील वगैरह, उनमें यदि प्रदूषित जल मिल रहा है तो उनका तापक्रम बढ़ जाएगा और उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी जब उस जल में हो जाती है तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर दुष्प्रभाव उसके आते हैं। और जो तापीय प्रदूषण है जल का, उसके तापीय प्रदूषण के कारण मछलियां प्रवास करके उन स्रोतों से दूर चली जाती हैं। मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट या अपमार्जक पदार्थ हैं, रसायन हैं, उनके कारण भी जलीय प्राणी हैं, उनकी जो फिजियोलॉजी है, कार्य की है, शारीरिक कार्य की है, उसकी जो प्रणाली है उसको भी दुष्प्रभावित करते हैं। उर्वरक, दवाई, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि जो रासायनिक पदार्थ हैं ये भी जब इन जल स्रोतों में मिलते हैं तो इनमें जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से ये प्राणियों में एकत्र होकर उनकी जो जैविक क्षमता है उसको कम करते हैं। यदि हम जल प्रदूषण की बात वनस्पतियों पर करें, इफेक्ट ऑन वेजिटेशन को देखें, तो प्रदूषित जल में पोषक तत्व क्या है की उपस्थिति क्या है बढ़ जाती है, जिससे इन जल स्रोतों में जो एल्गी होती हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, अत्यधिक विकसित हो जाती हैं, जिसके कारण अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी संख्या बढ़ती है, जिससे जल में ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ हैं उनकी कमी के कारण जो जलीय वनस्पतियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। बहित मल के द्वारा जल प्रदूषण से जल की जो ऊपरी सतह है वो विभिन्न रंगों के मल कवक उत्पन्न हो जाते हैं ना, कॉप्रीफेगस जो फंगस होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश इन जल स्रोतों में अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और जल स्रोतों में अंदर तक नहीं पहुंच पाता तो वनस्पतियां क्या हैं, विपरीत रूप से प्रभावित होती हैं। अपशिष्ट पदार्थ हैं ये निस्पंदित होकर, सेटल होकर वो इन वाटर बॉडीज़ के पैंदे में बैठ जाते हैं, जिससे पौधों में जो रसाकर्षण है वो नहीं हो पाता है, पौधे सूखकर मरने लगते हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण का कृषि पर प्रभाव पड़ता है, जो एग्रीकल्चर है वो भी प्रभावित होती है। प्रदूषित जल है उसमें हानिकारक तत्व होने के कारण जो मृदा है उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता होती है, वो कम हो जाती है। दूसरा, जो प्रदूषित जल है उनसे सिंचाई करने से जो फसल है वो भी नष्ट होने लगती हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण के अन्य प्रभावों की बात करें तो जल प्रदूषण से जो जलीय विविधता है वो घटती है, जलीय जीवों की जनसंख्या प्रभावित होती है, जीव जंतु और वनस्पतियों के नष्ट हो जाने के कारण जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो जाता है। जल में अम्लता है, एसिडिटी है या बेसिसिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे जो जल सप्लाई के पाइप वगैरह हैं वो भी गलने लगते हैं। और झीलों में प्रदूषण से जो पर्यटन उद्योग है वो भी विपरीत रूप से प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम जो जल प्रदूषण के प्रभाव हैं उनको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय या जो कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जब जल प्रदूषण हो रहा है तो उस पर नियंत्रण के भी कुछ उपाय करने होंगे। उससे बचने के लिए, जल प्रदूषण से बचने के लिए हम लोगों को जल प्रदूषण से बचाव के कुछ उपाय करने चाहिए। और वर्तमान में जल प्रदूषण एक विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है।
इसलिए यह आवश्यक है कि इसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाएं। ये उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे आपके नदी, तालाब, कुएं आदि हैं, उनमें प्रदूषित जल को मिलने से रोकना चाहिए, है ना। प्रदूषित जल है तो उसको अलग इकट्ठा करके उसका जितना अपन रिसाइकलिंग कर सकें, उसमें से पॉल्यूटेंटों को हटा सकें, उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो वाटर प्योरिफिकेशन की इस तरह की जो यूनिट हैं उनको स्थापित करना चाहिए। प्रदूषित जल या बहित मल जो है, सीवेज का जो वाटर है, इसको हमेशा प्योरिफिकेशन या शोधन के पश्चात ही जलीय स्रोतों में विसर्जित करना चाहिए। ठीक है, तो वेस्ट वाटर जो रिएक्टर हैं उनका निर्माण हर शहर कस्बे में करना चाहिए, तो वहाँ का जितना भी सीवेज का वाटर है उसका प्योरिफिकेशन किया जाए। इसके अलावा पालतू और जंगली जो जानवर हैं उनको ऐसे जल स्रोतों में जो प्रदूषित हैं उनमें नहाने से रोकना चाहिए। तालाब, कुएं वगैरह जो भी है, इनकी हमेशा नियमित रूप से सफाई करवानी चाहिए। इसके अलावा नगर और महानगरों में जो सीवरेज सुविधाएं, ये अच्छी होनी चाहिए। इनका पानी रिस कर जो ज़मीन है उसमें नहीं जाना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर में नहीं मिलना चाहिए। तो अच्छी सीवरेज सुविधाएं विकसित होनी चाहिए हर नगर महानगर में। इसके अलावा जो नाभिकीय विखंडन या परमाणु परीक्षण है, इनको समुद्र आदि में नहीं करना चाहिए, समुद्र में नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुद्र में करते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस हैं वो मिलते हैं और जलीय जीवों पर काफ़ी दुष्प्रभाव डालते हैं। दूसरा, जल प्रदूषण फैलाने वाली जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, उनको कानूनी तौर पे अच्छे से दंडित करना चाहिए, जिससे वो अपने जो जल प्रदूषण करने वाले पदार्थ हैं उनको सीधे जल स्रोतों में ना छोड़ें। सबों को नदियों में ना बहाकर शवदाह गृह में ही जलाना चाहिए। औद्योगिक कारखाने उनको जलीय स्रोतों के समीप स्थापित नहीं होने देना चाहिए। कभी भी जलीय स्रोत के समीप कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं लगनी चाहिए। जबकि होता उल्टा है कि हमेशा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं वो नदी वदी के किनारे पर ही होते हैं, क्योंकि जल की उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा औद्योगिक कारखानों को जल स्रोतों से हमेशा दूर स्थापित करना चाहिए। जल में उपस्थित जो मच्छरों के अंडे हैं, लार्वा हैं आदि को समाप्त करने के लिए जो इन अंडों पर मच्छरों के अंडे और उस पर जीने वाली जो मछलियां हैं उनको इन स्रोतों में पालना चाहिए। पेट्रोलियम और जो तेलीय पदार्थ हैं उनको समुद्र में नहीं फैलाना चाहिए, या इस तरह की कभी जो दुर्घटना हो जाए तो उससे अच्छे से जो भी हमारे पास अवेलेबल संसाधन हो उसके द्वारा निपटना चाहिए। जल स्रोत में कभी इस तरह की दुर्घटना हो जाए तेल परिवहन के दौरान, तो उससे जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। इसके अलावा आजकल जैसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं जो कि पेट्रोलियम पदार्थों का डिग्रेडेशन कर देते हैं, उनको इस तरह की दुर्घटना वाले स्थानों पर छोड़ देना चाहिए। सरकारी तौर पर जो जल शोधन की विधियां हैं उनका विकास करना चाहिए, और जल प्रदूषण के नियमन के लिए जो कानून हैं उनका पालन पूरी तरह से होना चाहिए। और किसी भी संशोधन की यदि कानून में ज़रूरत है तो उस तरह के सरकारी कानून बनाए जाने चाहिए जिससे जल प्रदूषण से बचा जा सके। तो इस तरह हम लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में जाना, जल प्रदूषण की परिभाषा, उसके कारण, जल प्रदूषक कैसे होते हैं उनके बारे में जाना, जल प्रदूषण के कारण के बारे में, कॉजेज़ के बारे में जाना, और जल प्रदूषण के इफ़ेक्ट जो हैं उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।